हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, ऑप्टिक्स। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग को पढ़ने क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टॉपिक जो है एक चैप्टर है, इनफैक्ट ये क्या है कि थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के सीखना होगा। धीरे धीरे हम लोग बेसिक्स टू हाई लेवल तक हम लोग निकलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या सीखना होता है अपने को कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स बेसिकली यही है कि हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है कि जो लाइट के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं और इसके इनफैक्ट उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसी को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज ठीक है, लाइट के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हम लोग जो भी स्टडीज करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक टर्म आया हुआ है लाइट। बेसिक जो आप लोग जानते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी में करने का प्रयास करूँगा। लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का डिफिनेशन यदि कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, विच गिव्स क्या देता है? सेंसेशन ऑफ विजुअलाइजेशन। किसी कोई भी चीज़ है उसको देखने के लिए विजुअलाइजेशन, उसको देखने के लिए क्या प्रोवाइड करता है? विजुअलाइजेशन। कि कोई भी चीज़ हमको देखना है तो किसके हेल्प से हम लोग देखते हैं? लाइट के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, लाइट की हेल्प से हम लोग उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। मतलब बेसिकली दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशंस ऑफ विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे नहीं देखते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ह्यूमन आई जब हम लोग पढ़ेंगे तब। ठीक है, इनफैक्ट अपना जो ह्यूमन आई है सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग जान लेते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होते हैं। ऑप्टिक्स क्या होते हैं? स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी लाइट के बारे में समझा हम लोगों ने, लाइट क्या होता है। अब इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टीज़ के लिए बच्चों क्या होता है कि जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है बेसिकली, वो कैसा पढ़ना है? दो टाइप्स के ब्रांच, इसी मतलब ऑप्टिक्स बेसिकली एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है, फिजिक्स बोल सकते हैं, जो कि स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। दैट्स वेल एंड गुड, बट हमको लाइट के बारे में समझना था तो लाइट के बारे में मैंने समझ लिया। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है ऑप्टिक्स को। बट पहले हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ होता क्या है। ठीक है, चलो लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, पहला क्या होता है? इट इज़ इनविजिबल। ये इनविजिबल होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता है? लाइट जो होता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, लाइट क्या होता है? इनविजिबल होता है, सबको पता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसके मोशन के बारे में। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब क्या हुआ? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के मतलब आप लोग समझते होंगे। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ बोले तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन तो है, बट इसमें एक चीज़ और जुड़ जाता है। कहाँ पे? इन यूनिफॉर्म मीडियम। किसी यूनिफॉर्म मीडियम में। यूनिफॉर्म मीडियम का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मीडियम के मतलब हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म मीडियम का मतलब बोले तो क्या होता है? एक होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम बोलते हैं, मतलब सेम मीडियम में। ठीक है, यदि यही मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स नहीं करता है, वो बेंड कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इन एंड होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम लिख सकते हैं। इन होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाइट
स्ट्रेट लाइन तभी ट्रैवल्स करेगा, कहाँ पे ट्रैवल करेगा, किसी एक होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम, मतलब मीडियम सेम हो उसे। जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट जा रही है, जब लाइट जा रही है तो यदि मीडियम सेम है तो स्ट्रेट लाइन ये प्रोपेगेट करेगा, ठीक है, नो डाउट। बट यदि वही मीडियम चेंज हो जाता है तो क्या करने लगता है, बेंड करने लगता है, ठीक है। ऐसा बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि मतलब लाइट अपना क्या कर देता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर हुआ, सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है, ग्लास का है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो जब लाइट जब जाते हैं तो क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बेंड होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका मीडियम जो है होमोजेनियस आइसोट्रोपिक नहीं होता है, या फिर यूनिफॉर्म मीडियम नहीं होता है, उसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी देखा। उसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है ये ड्यूअल नेचर का होता है, ठीक है। जो इसका दूसरा प्रॉपर्टी होता है इट शोज ड्यूअल नेचर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ड्यूअल नेचर, ठीक, ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग फेंकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल लिक्विड को ले लेते हैं, ठीक है। जब आप लिक्विड को फेंकते हो तो हो सकता है कुछ, जब हम लोग फेंकेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सॉरी, जब हम लोग इसको हम लोग वाटर को फेंकेंगे तो क्या होता है, कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। अब जब ऐसे जाएगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, मतलब एक कंटिन्यूअस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यदि कोई भी पैकेट के फॉर्म में है, यदि इसको हम लोग फेंक रहे हैं तो एक ही जगह जाकर गिरेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं। कोई पैकेट का फॉर्म है, ठीक है, ऐसे उसको हम लोग फेंकेंगे तो एक ही जगह जाएगा, एक पैकेट के फॉर्म में ही जाएगा, ठीक है, पैकेट फॉर्म, ठीक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्क्रीट, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हम लोग को क्या डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि एक तो पहला एक पार्टिकल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। उसके बाद साथ साथ एक चीज़ और शो करता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर भी ये शो करता है, ठीक है। पार्टिकल नेचर यदि शो करता है, इसका मतलब यहाँ पे वो क्या हो रहा है, पैकेट के फॉर्म में जा रहा है और वो डिस्क्रीट सीरीज में जा रहा है, मतलब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो फॉर्म होगा ये क्या होगा, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी जो जाएगा वो किसके फॉर्म में जाएगा, डिस्क्रीट फॉर्म में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी जाएगा कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट में कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इतना समझ में आता है सबको, ठीक है। डिस्क्रीट का फॉर्म का मतलब एक पैकेट के फॉर्म में, ठीक है, पैकेट इन द सेंस कि जो एनर्जी है जैसा हम लोग फेंकेंगे तो एक ही जगह वो गिरे। कंटिन्यूअस का मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो अलग अलग जगह वो गिरे, ठीक है, अलग अलग प्लेस पर जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यदि पार्टिकल नेचर का है तो हम लोग वहाँ पे समझेंगे क्या है, वो डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यदि वेव नेचर यदि शो कर रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। अब दिस पार्टिकुलर नेचर ऑफ लाइट, जो पार्टिकुलर नेचर ऑफ लाइट है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा इफेक्ट पढ़ते हैं इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ते हैं, ठीक। और इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, पोलराइजेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पोलराइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो हुआ इसका नेचर। नेचर कैसा शो करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है। एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, मैंने वो समझा दिया। उसके बाद वेव नेचर का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है वो मैंने समझा दिया। उसके बाद इसके अंदर हम लोग इस पार्टिकुलर नेचर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़ते हैं,
इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात इसका डिस्क्रीट नेचर का बात। ठीक है, अब हम लोग कैसे इसको हम लोग देखते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग इसको डील कर लेंगे बाद में। ठीक है, जब हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब देखो, अब इसी के बेसिस पे हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको इरेज करूं। अब देखो, आज बेसिक से बता दूंगा। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्ड हो रहा ना भाई, चलो हो रहा है। अब देखो क्या होता है, अपने को क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इसी के बेसिस पे दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है इस ब्रांच को। एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं। दूसरा क्या होता है आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक, अब देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बट वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये मोटी मोटा आइडिया आप लोग ले लीजिए। ठीक है, दूसरा चीज़ डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो मैं जब वेव ऑप्टिक्स क्लास लूँगा तो आप लोग को वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्या होता है, पोलराइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक ठीक है, बेसिकली अब हम लोग का जो क्लास होगा अब स्टार्ट होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके पहले हम लोगों ने लाइट के बारे में समझा है, इसके बाद लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में समझाया है, उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स क्या होता है, सॉरी उसके पहले सबसे पहले तो ऑप्टिक्स क्या होता है वो हम लोगों ने समझा, उसके बाद ऑप्टिक्स के अंदर लाइट क्या होता है वो हम लोगों ने समझा, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या होता है वो सारे चीज़ें हम लोगों ने समझा है। ठीक है, ब्रीफ में। ठीक है, ब्रीफ मतलब इंपॉर्टेंट जो होता है वही। अब ऐसा नहीं मैंने लिखवाया है कि इट इज़ इनविजिबल, इट इज़ इन वाइट इन कलर, ये होता है ये सब सारी चीज़ें मैंने नहीं बताया। ठीक है, सिंपल जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, और ऑप्टिक्स इसी के बेसिस पे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है, ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। देखो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, और एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग इसमें इमेज कैसे फॉर्म होते हैं वो सब सारी चीज़ें भी यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हुई। अब आज हम लोग को जो पढ़ना स्टार्ट करना है वो क्या करना है बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में स्टार्ट करना है। बेसिकली जो आपका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जहाँ पे बहुत सारे जो लाइट्स होंगे, ठीक है, उसका जो नेचर है ज्योमेट्रिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने को देखना है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है अपने को, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है वो अब हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल कि जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, मिरर है, प्लेन मिरर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। ये पॉलिश्ड वाला सरफेस है। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस, सिल्वर से हम लोग इसको पॉलिश करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अनपॉलिश सरफेस होता है, मतलब इसके लिए क्या है, रिफ्लेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जाएगा, लाइट जाएगा। ठीक, लाइट जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। ये सबको पता है, इस चीज़ें सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, एक ऐसा बाउंड्री जहाँ पे क्या करता हो, ये बाउंड्री दो मीडियम को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। इन द सेंस एक बाउंड्री, एक ऐसा बाउंड्री जो दो मीडियम का बाउंड्री हो। जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने शीशा पे कराया, हो सकता है मैं इसको पानी में भी रिफ्लेक्शन करा सकता हूँ।
ठीक है। नो डाउट वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है बहुत ही कम होता है, पानी में हो गया तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा 50% के आसपास होता है, बट यहाँ पे 90% रिफ्लेक्शन होता है, कुछ रिफ्लेक्शन भी होते हैं, कुछ बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, यदि वहाँ पे बीच में मीडियम नहीं आएगा तो पूरा का पूरा वो क्या जाएगा, अपने मोशन में वो चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया इसका नेचर ही होता है लाइट स्ट्रेट लाइन में तब मोशन करेगा जब ये क्या होगा, आइसोट्रॉपिक होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम होगा तब होगा, मतलब यूनिफॉर्म मीडियम है। बट अब मीडियम हो गया तो क्या कर देगा, वो वहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा या फिर रिफ्रैक्ट कर देगा, ठीक है। वही चीज़ें तो अपने को पढ़नी है। तो वही चीज़ मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, टर्निंग या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ से, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, ठीक है। दोनों मीडियम की बाउंड्री से जो लाइट का जो टर्निंग या फिर बेंडिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में हमको क्या पढ़ना होता है, ये तो रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया। अब इसका हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे चलते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं बताने का प्रयास करूं, ठीक है, जो कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें से एक चीज़ मैं आज नया डिस्कस करूंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ही, ठीक, जो कि आप लोग के लिए नया होगा, ठीक है। बट इसमें दो चीज़ें जो लॉज है वो आप लोग के लिए पुराना ही पुराना है, 10th में आप लोग पढ़ रखे हैं। पहला क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बाउंड्री हो गया, यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक, और यहाँ पे लाइट जा रही है, ठीक। तो होता क्या है, लॉज, पहला लॉज क्या बोलता है कि यहाँ पे एक नॉर्मल हुआ, नॉर्मल इन द सेंस क्या, नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि इस प्लेन पे नॉर्मल कोई लाइट, एक इमेजिनरी लाइन मैंने खींचा है जो कि क्या है, इससे परपेंडिकुलर है, ठीक। यदि ऐसा होगा तो इससे मतलब नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा, एक इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ठीक। ये क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक। अब देखो क्या होता है कि ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, इंसिडेंट, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं, ठीक है। और ये एंगल, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला लफ्ज़ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लफ्ज़ तो ये बोलता है ये वाला एंगल बराबर होता है, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चों, थीटा होगा, ठीक। समझ में आता है इतना, ये तो हुआ पहला लफ्ज़। दूसरा लफ्ज़ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला नॉर्मल, तीनों एक प्लेन पे लाई करते हैं। देखो एक प्लेन है, इसी प्लेन में लाई करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ये नॉर्मल जो है इससे बाहर होगा, ऐसा नहीं, इसी प्लेन पे लाई करते हैं और एक ही पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो एक ही पॉइंट पे होगा, मतलब तीनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे और एक ही प्लेन में होंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक ही प्लेन में होंगे, मतलब दूसरा लग क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, अब रे का मतलब क्या होता है, बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने स्किप किया है, ठीक है। ये सब आप लोग 10th में पढ़ रखे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ठीक है, और इसके बाद रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जैसे ये बोर्ड का प्लेन है तो इस प्लेन पे ही नॉर्मल भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि इससे बाहर होगा या फिर अंदर होगा, ऐसा नहीं है, अंदर ही होगा, मतलब सॉरी इसी प्लेन पे होगा, लाइज ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। और ध्यान दीजिएगा कोइंसाइड भी होगा, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों पॉइंट कोइंसाइड होंगे, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है दो लॉ, ठीक है। तीसरा लॉ जो है वो आप लोग के लिए नया लॉ होगा, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैं डिस्कस कराने वाला हूँ, ठीक है, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको मैं फिलहाल इरेज करूँ, चलिए।
तीसरा लॉ जो है बच्चों वो क्या है, बेसिकली वेक्टर एनालिसिस बोल सकते हैं इसे हम लोग इसमें भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वेक्टर। नो डाउट लाइट मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि लाइट वेक्टर है, बट ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसका वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, इसे हम लोग वेक्टोरियली, इसे प्रॉब्लम भी आते हैं, IIT JEE वगैरह में प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है, और नीट वगैरह में प्रॉब्लम आते रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको बताने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है, और मैं बताऊँगा भी। तो होता क्या बच्चों, आप लोग समझो कि यहाँ पे 1 मिनट रिकॉर्डिंग। हाँ, तो ये मैं बताने जा रहा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अगला क्या है, वेक्टर एनालिसिस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जामिनेशन कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए बच्चों कि कोई क्या है, मिरर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फिगर्स बनाने पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फिगर से ही समझ में आएगा, जिमेट्री से। इसका नाम ही क्या है, जिमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जो जिमेट्री जिसका क्लियर है अच्छे से, ठीक है, वो बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जिमेट्री भी आनी चाहिए, ठीक है। ये कोई क्या है, इंसिडेंट है, आई बना दिया। अब देखो इसे मैंने क्या बना दिया, आपका आर बना दिया, और ये क्या है बच्चों, ये नॉर्मल है, ठीक। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि ये आर है, इस आर ये क्या है, किसके डायरेक्शन में है, मैंने इसके लिए मैंने क्या माना, आर कैप माना। डायरेक्शन की आर कैप मानते हैं, पता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लाइट को मैं वेक्टर के साथ ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि जो इसका रिफ्लेक्टेड रे है वो किसके डायरेक्शन में, इधर है, इधर है, इसका मतलब इसको शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर कैप से शो करना पड़ेगा। सिमिलरली इंसिडेंट रे जो इधर आ रहा है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई कैप के डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो एन कैप है, एन है, नॉर्मल है, इसे मैं किस डायरेक्शन में मैं डाल रहा हूँ, एन कैप के डायरेक्शन में डाल रहा हूँ, तो कुछ डायरेक्शन इसका ये हो गया। मैंने क्या बोला, एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो प्लेन में लाई किया, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये सबको पता है, ठीक है। अब वेक्टर एनालिसिस क्या बोलता है, एक आप लोग जब वेक्टर 3 डायमेंशनल वेक्टर 3D पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या फिर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर बॉक्स नाम से बोलते हैं, बॉक्स ऑफ ABC क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर बॉक्स, ठीक, इससे हम लोग इसका नाम से पुकारते हैं। तो इस एक ऐसे डिफाइन होता है कुछ ऐसा, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक, मतलब बी और सी के बीच का क्रॉस लेना है और इसको ए से क्या कर देना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको हम ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग कुछ ऐसे, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या फिर बॉक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। तो सिमिलरली इसी केस में होता क्या है, अब इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आई एन कैप और आर कैप, ठीक, ये डायरेक्शन मैंने इसको डायरेक्शन के साथ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये कितना होता है, 0 होता है, मतलब आई डॉट एन क्रॉस आर इज इक्वल टू कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि एक ही सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब इसको चेक करना है 0 होगा कि नहीं, देखो आप लोग, सॉरी, एन क्रॉस आर, एन और आर इसका यदि आप लोग क्रॉस लेते हो तो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, इसका मतलब आई कैप के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, मतलब इससे परपेंडिकुलर आ गया। जब परपेंडिकुलर आ गया तो इससे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 90 आ जाएगा। आई डॉट दिस, तो इसकी वैल्यू आपको पता है, इसका डायरेक्शन का ही अभी मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर आएगा। जब परपेंडिकुलर आएगा तो इससे परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं, cos थीटा ले रहे हैं, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब बॉक्स ऑफ आई एंड आर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हुआ। तो यही मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि वेक्टर एनालिसिस यही बोलता है कि बॉक्स ऑफ आई एंड आर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगला एक चीज़ हम लोग क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इन द सेंस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं चीज़ों को, ठीक, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल मैं
इरेज करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलो अब इसी में जैसे हमको समझना क्या है बेसिकली कि जैसे मान लो फिर से फिगर को नहीं इरेज करना चाहिए था कि ये है इंसिडेंट लाइट है, सबको पता है, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल है, एन कैप से इसको आई कैप से आर कैप से। ठीक, अब देखो ये देखो एक ही पॉइंट पे होगा। ठीक है, अंडरस्टूड है, ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा है। एक चीज़ ध्यान देना कि जो एंगल है बच्चों वो हम लोग कोई भी दो वेक्टर है उसका बीच का जो एंगल होता है कौन सा एंगल होता है, टेल और टेल को हम लोग जो मिलाते हैं जिसका जो स्मॉलर एंगल होता है वही होता है। तो इसका मतलब इसका हेड इधर जा रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाऊं तो कुछ ऐसे होगा। इसका मतलब इनफैक्ट जो आई कैप और आर कैप का जो डायरेक्शन होगा, सॉरी एंगल होगा, बेसिकली यही होगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। मतलब कोई पूछे कि एंगल बिटवीन द आई वेक्टर, आई कैप एंड आर वेक्टर, देन योर आंसर विल बी व्हाट, आई अल्फा, दिस अल्फा इज द एंगल बिटवीन दिस। सिमिलरली एंगल बिटवीन दिस, देखो एंगल बिटवीन, अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में तो समझ में आता है थीटा होगा। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल इधर जा रहा है और इधर ये आ रहा है तो नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो इस थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालते हैं आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। ठीक है, अब हमारा मेन मोटिव ये नहीं है, हमारा मेन मोटिव क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखो जैसे देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिगर अच्छे से नहीं बना, ये एन कैप हो गया, आई कैप हो गया और ये आपका आर कैप हो गया। ठीक, हमको क्या निकालना है बेसिकली, एफ एज अ फंक्शन ऑफ, क्या निकालना है, आर कैप। आर कैप इज इक्वल टू एफ एज अ फंक्शन ऑफ आर कैप और एन कैप। ठीक है, ऐसा आर कैप निकालना है जो कि क्या हो, आई आर कैप और एन कैप के फॉर्म में हो। ठीक है, सॉरी आर कैप निकालना है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। आई कैप और एन कैप मतलब बेसिकली आर कैप, आई कैप और एन कैप में अपने को क्या निकालना है बच्चों, रिलेशन निकालना है कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, चलो उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, ये एंगल, ध्यान देना एंगल अपने को मानना पड़ेगा क्या है, ये एंगल थीटा है, सबको पता है, ये भी एंगल थीटा है। ठीक, अब ये किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। फिलहाल इसको नहीं देखते हैं। अब देखो इसका इस पे कंपोनेंट, मतलब इसका इस वेक्टर को इस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, एन कॉस थीटा होगा। यदि मैं इधर में कुछ टी मानूं, इधर मैं टी कैप मानता हूं, मान लो। ठीक है, मैं मान रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं, बाद में ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, इसको डिलीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो यदि हमको आर कैप लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल आर कैप वेक्टर, इसका इस पे प्रोजेक्शन तो क्या हो जाएगा, एन कैप कॉस थीटा, सबको पता है। सिमिलरली इसका इस पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब प्लस टी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है, टी कैप साइन थीटा, मतलब आर कैप की जो डायरेक्शन वेक्टर होगी वो क्या होगी, एन कैप कॉस थीटा प्लस टी कैप साइन थीटा। ये सबको समझ में आता है। सिंपल मैंने आर वेक्टर को, नेट आर वेक्टर जो है उसको मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन इस पे ले लिया, इसका प्रोजेक्शन इस पे ले लिया। ठीक है, लेकिन थीटा एंगल ये है तो यहाँ पे आर कैप की वैल्यू इतनी आ गई। यदि मैं, इतना समझ में आता है, इसको मैं थोड़ा सा किनारे लिखूंगा, आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही निकालना था। ठीक है, फंक्शन आर कैप इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एन कैप कॉस थीटा प्लस टी कैप साइन थीटा। अब जरा इसको आप लोग इसको एक्सटेंड करो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आई कैप हो गया। ठीक, अब क्या करना है हमको, बेसिकली टी कैप, सॉरी आई कैप निकालना है। तो आई कैप क्या हो जाएगा, देखो ये इधर नॉर्मल उधर है, इधर करोगे तो आप क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब आप यदि करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एन कैप है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ठीक है, यदि मैं आई कैप का मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इस पे प्रोजेक्शन लूंगा तो सेम चीज़
माइनस एन कैप कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस इसका इस पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, टी कैप कॉस साइन थीटा ही होगा। देखो थीटा है 90 माइनस थीटा, तो टी कैप साइन थीटा। ठीक है, अपने को टी कैप को गायब करना है, क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो सब्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू 2 एन कैप कॉस थीटा। क्लियर है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एन कैप कॉस थीटा। ठीक है, जब मैंने माइनस किया, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आई कैप की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, आर कैप माइनस आई कैप, मैंने यहाँ पे आई कैप ही निकाला ना, आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू, हाँ सही है, वी आर राइट। ठीक है, ये हो गया। अब हमको करना क्या होता है उसको देखते हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था मैथमेटिक्स में। ठीक है, एनीवेज हो जाता है, सचिन तेंदुलकर भी 0 का आउट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो आर कैप माइनस आई कैप इक्वल टू 2 एन कैप कॉस थीटा। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि थीटा हम लोगों ने तो अपने तरफ से माना है ना, अपने तरफ से माना है, इसका मतलब इस थीटा को गायब करना होगा, इस थीटा को क्या करना पड़ेगा, गायब करना होगा। तो कैसे गायब होगा भाई बताओ, इस थीटा को गायब हम कैसे करें, तो कॉस थीटा की वैल्यू अपनी 2 वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, यदि मैं उसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, आर वेक्टर और आई कैप, तो आर कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या होता है, आर कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आर कैप डॉट आई कैप अपॉन आर कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड, ये होता है। तो यहाँ से यदि हमको कुछ ऐसा कुछ क्लू मिल जाए तो हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप ये देखो चीज़ें क्या है कि ये एंगल देखो, एंगल भी अब एन कैप और आई कैप में लेके चलो आप। ठीक है, एन कैप और आई कैप, यहाँ पे अपने को क्लू मिल रहा है, ये क्या है, आई कैप है। तो आप यदि एन कैप लिखोगे तो यहाँ पे एन कैप लिख दो, एन कैप लिख दो और एन कैप का मैग्नीट्यूड लिख दो। ठीक है, अब देखो आप ये एन कैप आई कैप है और एन कैप है, इसके बीच का जो एंगल है कितना है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एन कैप और आई कैप के बीच में 180 माइनस थीटा, स्ट्रेट लाइन है, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। एन कैप और आई कैप के बीच में कितना हो जाएगा, 1, भाई ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये बेसिकली ये वाला जो एंगल होगा इसके बीच का 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा होगा। अब तो दिक्कत हो रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन, अच्छा सॉरी, इसको आप अभी फिलहाल के लिए इरेज करो, ठीक, समझ में आ गया। तो ये थीटा है, तो इसका मतलब ये वाला हमको तो, मैं तो यहाँ से इसके बीच में नहीं निकाल रहा हूँ ना, मैं तो एन कैप और आई कैप के बीच में निकाल रहा हूँ। तो एन कैप और आई कैप के बीच में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो उससे तो मतलब ही नहीं था, हमको तो एन और आई के बीच में निकालना था ना, हमको तो, मैं क्या कर रहा था, आर के बीच, आर और एन के बीच में आई के बीच में निकाल रहा था, लेकिन अपने को एन और आई के बीच में निकालना है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। अब देखो, अब इसके बीच का जो एंगल है कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा। अब एन कैप डॉट आई कैप, एन कैप डॉट आई कैप, अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब अब कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या वैल्यू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। आप यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू एन कैप डॉट आई कैप। लेकिन एन कैप और आई कैप तो आपको पता है ना, तो कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, देखो आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू 2 एन कैप, कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, माइनस यहाँ पे कर दो एन कैप डॉट आई कैप, एन कैप डॉट आई कैप। देखो आगे रिलेशन, आर कैप इज माइनस आई कैप इज इक्वल टू, आगे आंसर क्या, हाँ माइनस 2 आई डॉट एन। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आई आपकी कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, ये चूंकि डॉट प्रोडक्ट है
ठीक है। तो इसमें आई डॉट एन भी लिख दो, एन डॉट आई लिख दो, कोई से फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली आपका जो आंसर आ गया ये आ गया, ठीक है। आर वेक्टर, आई वेक्टर, आई कैप और एन कैप का एक रिलेशन आ गया। ध्यान देना यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। इससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोग को प्रॉब्लम दे दूंगा, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दिख रहा है सारा क्लियर दिख रहा है ना, वीडियो को बार बार देखना पड़ रहा है। चलो मेरे हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे दूंगा असाइनमेंट फॉर्म में, वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। लास्ट वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा टिपिकल है, बट क्या कीजिएगा, एग्जाम आपको देना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तो ये सब चीज़ें सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलिए, थैंक्स।